अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं सजाद हुसैन फिर से एक बार आपकी खिदमत में यहाँ पे आया हूँ। आज हम क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, उसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है, इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है और मूवमेंट ग्रुप क्या होता है। तो इंटरेस्ट प्रेशर ग्रुप में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप क्या है और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मोमेंट ग्रुप्स के बारे में। मोमेंट ग्रुप्स का यहाँ पे मतलब ये है कि मोमेंट ग्रुप्स मैंने आपको बताया था कि जो बिल्कुल पहले से प्री प्लानिट या पहले से बनाया हुआ, पहले से प्लानिंग किया हुआ, या कोई पहले से ऑर्गेनाइज्ड या कोई एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन पहले से बन के नहीं होता है। इंटरेस्ट ग्रुप में सब कुछ पहले से प्लानिंग होता है, लेकिन मोमेंट ग्रुप्स में कोई भी चीज़ प्लानिंग नहीं होता है। इसीलिए मोमेंट ग्रुप्स में जो भी एक्शन लेते हैं और काम करते हैं वो सब इनफॉर्मल तरीके से होते हैं। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मोमेंट ग्रुप्स में असल में होता क्या है। As in the case of interest group, the groups involved with movements also included a very wide variety. The various example mentioned above already indicate a simple distinction. Most of the movements are issue-specific movements that seek to achieve a single objective within a limited time frame. Others are more general or generic movements that seek to achieve a broad goal in very long term. अगर हम बात करेंगे तो इंटरेस्ट ग्रुप्स और मोमेंट ग्रुप्स का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है, या कहीं ना कहीं थोड़ा कम कनेक्शन होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है हम फिलहाल देखेंगे कि मोमेंट ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स में एक सिंपल सा डिस्टिंक्शन है। मोमेंट ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप में बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शंस भी हैं, और कुछ डिस्टिंक्शंस ऐसे हैं कि बहुत सारे मोमेंट्स जो समाज में चलाए जाते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेशर ग्रुप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपके समाज में सडनली जो मूवमेंट चलाते हैं, तहरीक चलाते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो नागरिकता कानून जो पास किया था, उसके ख़िलाफ़ जो जुलूस किया, प्रोटेस्ट किया, उसको हम मूवमेंट्स कहते हैं। तो क्योंकि वो पहले से प्लानिट नहीं था, पहले से ये कह के नहीं था कि 2020 में हम इसका जुलूस करेंगे, ठीक है, तो ये सडनली हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड मोमेंट ग्रुप। तो कुछ मोमेंट ग्रुप्स ऐसे होता है जिनका मकसद सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फलानी उस जगह पे ये चीज़ हुआ, उसके लिए हमें मूवमेंट करना है, तो लोग मूवमेंट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, जुलूस करते हैं, हड़ताल करते हैं। पहले से वो इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं था, सडनली लोग जज्बात में आकर, या लोगों को अवेयरनेस आया किसी भी तरीके से, any how people were when people are raising their voice against the brutality and injustice of the society and the dictatorship, that is called movement group, ठीक है। तो उस टाइम पे कुछ ऐसे मूवमेंट ग्रुप्स होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव सिंगल होता है, मींस उनका ज़्यादा मकसद नहीं होता है। वो तब तक जुलूस करता है जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता है। जब उनका मकसद पूरा हो जाते हैं तो वो मूवमेंट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, फिर से एक शांति, एक मतलब पीसफुल वे की तरफ बढ़ जाते हैं, जब उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर हो जाते हैं। लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे होता है, कुछ मोमेंट ग्रुप्स ऐसे होता है जिनका ऑब्जेक्टिव बहुत वास्ट होता है, बहुत वेराइटीज़ होते हैं, ठीक है। कुछ जुलूस ऐसे करते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम समाज में कोई मूवमेंट करेंगे, लोग अगर मूवमेंट करेंगे तो उस मूवमेंट का मकसद बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। समाज में गरीबी को लेकर सरकार मतलब इसके ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लेता है। एक मूवमेंट लोग को इस मुद्दे को भी उसी मूवमेंट में अंदर लाते हैं, उसी मूवमेंट के अंदर, ठीक है। समाज में तरक्की क्यों नहीं है, समाज में ये क्यों नहीं है, समाज में बिजली क्यों नहीं है, तो बहुत सारे मसाइल को लेकर उन सब के ऊपर एक ही मूवमेंट चलाता है, एक ही तहरीक करता है। दैट इज़ कॉल्ड मूवमेंट ग्रुप, जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, न सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि बहुत सारे मकसद हैं। उन सारे मकसद के ऊपर एक ही मूवमेंट्स चलाता है। दैट इज़ मूवमेंट ग्रुप जो है वो जेनरल, मतलब बहुत सारे जिसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे मूवमेंट ग्रुप्स होते हैं, कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिंगल होते हैं, ठीक है। Nepalese movement for democracy arose with the specific objective of
रिवर्सिंग द किंग्स ऑर्डर दैट लीड टू सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इन इंडिया नर्मदा बचाओ आंदोलन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट। अगर हम बात करेंगे नेपाल की, नेपाल और बोलीविया का हमने कहानी पढ़ा। अगर हम नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल में जो डेमोक्रेसी में को फिर से फ्लोरिश करने के लिए, डेमोक्रेसी को फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए जो नेपाल में जो मूवमेंट चलाया गया, जो लोगों ने तहरीक किया, जो लोगों ने जुलूस किया, प्रोटेस्ट किया, वो इनफॉर्मल था काफ़ी। तो तभी तो उसको हम मूवमेंट ग्रुप कहते हैं, मूवमेंट्स कहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी इनफॉर्मल था। ठीक है, तो इनफॉर्मली ही सही या फॉर्मली कुछ भी करके नेपाल में मूवमेंट्स क्यों चलाए? बिकॉज किंग को वो रिमूव करना चाहता था, डेमोक्रेसी को वो एस्टेब्लिश करना चाहता था। तो उनका मकसद, जो नेपाली पीपल्स था, उनका मकसद, उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिंगल था, एक ही था। वो मकसद क्या था? नेपाल में जो किंग है उसको रिमूव करना और डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना। इसको हम कहते हैं सिंगल ऑब्जेक्टिव ऑफ मूवमेंट्स। किसी मूवमेंट में जहाँ पे सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो नेपाल में अगर हम बात करेंगे तो किंग के ख़िलाफ़ किया डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो हम नेपाल को हम कहेंगे मोमेंट्स या मोमेंट ग्रुप्स, लेकिन उसका मकसद जो है सिर्फ एक था, इसीलिए हम उसको सिंगल ऑब्जेक्टिव कहेंगे, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ किंग को वहाँ से निकाल कर डेमोक्रेसी लाना था, दूसरा कोई उस मूवमेंट का मकसद नहीं था। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका गुड एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें भी एक सिंगल ऑब्जेक्टिव था। जो नर्मदा रिवर था, उस नदी के किनारे या उस नदी के ऊपर जो प्रोजेक्ट बना रहा था, उस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए वहाँ के गाँव के लोगों ने आंदोलन किया, हड़ताल किया, धरना दिया। किस लिए? ताकि वो दरिया बच जाए और पानी जो है वहाँ पे प्रोजेक्ट उस पर न बनाया जाए, ताकि पानी की बचाव किया जा सकते हैं नदी की। ठीक है, नदी को गंदा करने से बचाया जा सकता है। इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है हिंदुस्तान में मूवमेंट, जो सिंगल ऑब्जेक्टिव वाला जो मूवमेंट है, उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। बिकॉज इसका मतलब मकसद सिर्फ नर्मदा रिवर को बचाना था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे The specific issue of people displaced by creation of Sardar Sarovar Dam on the Narmada River. Its objective was to stop the dam from being constructed. Gradually, it became a wider movement that questioned all such big dams and the model of development that required such dams. Movement of this kind tend to have a clear leadership and some organization, but their active life is usually short. ठीक है, देखो अब ध्यान से मेरी बात को। पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो सिर्फ नर्मदा रिवर की, उस नदी के ऊपर जो सरदार सरोवर डैम जो बन रहा था प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन गाँव वालों ने चलाया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को ये अवेयरनेस हुआ, लोगों को ये पता चला कि पानी के ऊपर डैम बनाने से जिस तरीके से नर्मदा का रिवर गंदा हो रहा है, उसी तरीके से हिंदुस्तान की दूसरे जगहों में भी अगर हम इस तरीके से डैम बनाने के लिए सरकार को परमिशन देंगे या हम इसको सरकार को कुछ भी करने के लिए हम उसको छोड़ देंगे, तो सरकार सारे दरियाओं को, सारे नदी नालों को, सारे वैल्यूज़ को तबाह करेंगे और हमारा जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इसी तरीके से जो सरदार सरोवर जो डैम बनने वाला था नर्मदा रिवर के ऊपर, उसी के बाद जो है लोग जो है काफ़ी अवेयर हो जाते हैं कि हाँ भाई, जिस तरीके से हमने नर्मदा को बचाया है, नर्मदा रिवर को जो बचाया है डैम बनाने से, उसी तरीके से हमें हिंदुस्तान के दूसरे डैम्स को भी बचाना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लोगों ने पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन किया बिकॉज पार्टिकुलरली उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या था? नर्मदा के नदी को बचाना था, वहाँ पे डैम बनाने से सरकार को रोकना था। तो उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिंगल था, एक ही मकसद था, डैम को नहीं बनाना देना है। ठीक है, और उसको बचाना है। किसको बचाना है? नर्मदा रिवर को। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका जो है आइडिया जो है काफ़ी वाइडर हुआ। उन्होंने सोचा कि अब हम दूसरे नदी को, दूसरे दरियाओं को भी बचा सकता है, तो उन्होंने दूसरे दरियाओं और नदी में भी इस तरीके से आंदोलन और प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो कहने का मकसद ये था कि कभी कभी मूवमेंट्स में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव्स एक होते हैं, लेकिन उसी एक ऑब्जेक्टिव की वजह से लोगों में जब तब्दीली आ जाते हैं तो लोग जो है दूसरे कामों को भी उससे कनेक्टेड करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पहले नर्मदा रिवर को बचाना उनका सिंगल ऑब्जेक्टिव था और कोई मकसद नहीं था उस नर्मदा बचाओ आंदोलन का। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने क्या किया, दूसरे रिवर को, दूसरे
दूसरे डैम्स को भी बनाने से सरकार को रोका, इसीलिए ये एक सिंगल ऑब्जेक्टिव था। सिंगल ऑब्जेक्टिव से ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हो गया, इसीलिए हम इसको जनरल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो पहले ये एक सिंगल ऑब्जेक्टिव मूवमेंट था, बिकॉज सिर्फ नर्मदा को बचाना था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने जब दूसरे डैम्स और दूसरे रिवर्स को भी बचाना शुरू किया, डैम्स और पावर प्रोजेक्ट बनाने से जब सरकार को रोका, तो वो पहले सिंगल ऑब्जेक्टिव मूवमेंट था क्योंकि सिर्फ इसका एक ही मकसद था। अब ये जनरल ऑब्जेक्टिव मूवमेंट या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव मूवमेंट बन जाता है। तो इसीलिए, लेकिन कुछ भी कहो, इनका लाइफ जो है वो बिल्कुल शॉर्ट होता है। ये मूवमेंट्स एक पैसेज ऑफ टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं। These single issue movements can be contrasted with movements that are long term and involve more than one issue. The environmental movement and women's movement are example of such movements. There is no single organization that controls or guides such movements. Environmental movement is a label for large number of organizations and issue specific movements. ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि इनका कुछ ऐसे मोमेंट्स होता है जिनका इशू सिंगल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल नर्मदा बचाओ आंदोलन, वो पहले एक सिंगल इशू था, मतलब सिंगल ऑब्जेक्टिव था, लोगों को सिर्फ नर्मदा को बचाना था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो धीरे धीरे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, क्योंकि वो दूसरे दरियाओं को भी बचाने के लिए मूवमेंट करता है। इसीलिए यहाँ पे कहता है कि अगर हम इसको कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कुछ मूवमेंट्स ऐसे होता है जिनका सिंगल इशू होता है, सिर्फ एक ही मकसद होता है, उसी मकसद के लिए वो क्या करता है, जुलूस करता है, हड़ताल करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे मूवमेंट्स को देखेंगे तो कुछ मूवमेंट्स ऐसे होता है जिनका मसला बहुत ज़्यादा होता है, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, 10-20 मसले के ऊपर, 5-6 मसले के ऊपर, बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर एक ही मूवमेंट्स करते हैं, उनको हम कहते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव मूवमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो सिंगल इशू वाला जो मोमेंट होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म चलता है, जो ज़िंदगी भर चलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम हिंदुस्तान में इन्वायरमेंटल मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ठीक है, जैसे कि इन्वायरमेंटलिस्ट और इकोलॉजिस्ट ये कहता है कि इन्वायरमेंट को बचाना है, दरिया को गंदा नहीं करना है, फॉरेस्ट के कटाव को रोकना है, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करना है, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो लाइफ टाइम है, ये मूवमेंट्स जो है वो चलते रहता है। तो ये कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जिनका टर्म या जिनका जो स्पेन होता है, जिनका जो मतलब ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट साल भर चलता है, हर साल चलता है, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट की बचाव के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल वुमेंस मूवमेंट में औरतों के राइट्स के लिए, इलेक्शन राइट्स के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए, औरतों को एजुकेशन देने के लिए, औरतों को मोलेस्टेशन और किसी और छेड़खानी से बचाने के लिए औरतों का मूवमेंट भी साथ साथ में चलता है। लेकिन इनका कोई भी कंट्रोल करने वाला आज तक अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ कहीं भी, फॉर एग्जांपल अगर मेरे समाज में कोई इन्वायरमेंट को गंदा करता है तो मैं क्या करता हूँ, अपने हिसाब से इन्वायरमेंट को बचाने की मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ। तो इसी तरीके से जिस तरीके से इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स चलते हैं, उसी तरीके से क्या मूवमेंट्स चलते हैं, वुमेंस मूवमेंट भी चलते हैं। और ये मूवमेंट्स जो है इनका टर्म बहुत ज़्यादा लंबा होता है और इनका इशू जो है वो स्पेसिफिक होता है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो है वो सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए चलाता है, वुमेंस मूवमेंट जो है वो सिर्फ औरतों के लिए चलाता है। तो इनको हम इशू स्पेसिफिक मूवमेंट कहते हैं, बिकॉज इन्वायरमेंटल मूवमेंट का मतलब सिर्फ माहौल को बचाना है, और दूसरा क्या था, जो वुमेंस मूवमेंट है वो औरतों के राइट्स के लिए लड़ता है। तो इनका इशू तो स्पेसिफिक है, एक ही इशू है, लेकिन इनका ड्यूरेशन और टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, 2, 3, 4, 5 साल तक, क्योंकि माहौल की बचाव और औरतों के सेफ्टी के लिए जो मूवमेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूस रहता है तकरीबन। ठीक है, ऑल ऑफ दिस हैव सेपरेट लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट लीडरशिप एंड ऑफन डिफरेंट व्यूज ऑन related matters, yet all of these share a broad objective and have a similar approach. That is why they are called movement. ठीक है, इन सारे जो मूवमेंट्स होते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल मूवमेंट हो, चाहे वो वुमेंस मूवमेंट हो, चाहे वो इशू स्पेसिफिक मूवमेंट हो, या
सिंगल ऑब्जेक्टिव मूवमेंट हो या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव मूवमेंट हो, जितना भी उसका मकसद हो, कुछ भी हो, इन सब में बहुत सारे डिफरेंसेस तो पक्का हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीक़ा भी अलग है। पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स, जो सरकार जो भी काम करता है, ये मूवमेंट्स ऐसे ही बकवास में नहीं चलाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सरकार अगर जंगलात की कटाव करता है, सरकार अगर औरतों का कोई राइट्स छीनता है या औरतों को कोई राइट्स नहीं देता है, तो ये मूवमेंट ग्रुप्स और मूवमेंट्स समाज में चलाता है, जिसके अगेंस्ट वो सरकार पे क्या करता है, प्रेशराइज करने की कोशिश करता है, तो सरकार उनकी डिमांड को पूरा करने की भरपूर कोशिश करता है। तो ये मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं। समटाइम्स दिस ब्रॉड मूवमेंट्स हैव ए लूज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। फॉर एग्जांपल, कभी ये मूवमेंट्स ऐसे होता है जिनको कुछ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट NAPM इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. Various movements groups struggling on specific issues are constituents of this loose organization which coordinates the activities of a large number of people's movement in our country, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल वुमेन्स मूवमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सिर्फ औरतों के लिए लड़ता है, फॉर एग्जांपल वो हो गया इशू स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को हम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है एक छतरी की तरह होता है। जैसे कि अम्ब्रेला में क्या होता है, छतरी के नीचे हम बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, हम उसके अंडर बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। इसीलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं, जैसे कि नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट NAPM, ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को रख सकता है। तो ये अपना जो है फील्ड जो है वो काफ़ी लूज रखता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट। तो जितने भी हिंदुस्तान में जो मूवमेंट्स आता है, जितने भी मूवमेंट ग्रुप्स आता है, ये ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन जो मूवमेंट ग्रुप्स हैं, वो सारे NAPM के अंडर आता है, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी जगह पे वो इंडिपेंडेंट है, लीडरशिप में भी उसमें काफ़ी सॉवरन है, पावरफुल हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मूवमेंट ग्रुप्स हैं, वो सारे मूवमेंट ग्रुप्स किसके अंडर आता है, NAPM के अंडर आता है। क्योंकि इसीलिए NAPM को हम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, क्योंकि इसके अंडर बहुत सारे हिंदुस्तान के ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वेरियस मूवमेंट्स ग्रुप्स स्ट्राइक ऑन स्पेसिफिक इशूज और कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो अलग अलग मसाइल पे, जैसे कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, मैं एक मूवमेंट चलाता हूँ, तो मेरा मूवमेंट इन्वायरमेंट पे काम करते हैं, आपका मूवमेंट औरतों के राइट्स के ऊपर काम करता है, तो किसी और का मूवमेंट चाइल्ड राइट्स के ऊपर काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स तो चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं, लेकिन ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट उसके अंदर आता है। इसीलिए नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट को हम अम्ब्रेला लूज ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, क्योंकि उसके अंडर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस आ जाता है। तो इसीलिए इसको हम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आज हम यहीं पे रखेंगे। इंशाल्लाह हम इससे आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि इसके बाद हाउ डू दे इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। ये जो मूवमेंट ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे इनका ऑब्जेक्टिव सिंगल ऑब्जेक्टिव मूवमेंट हो, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव मूवमेंट हो, इशू स्पेसिफिक मूवमेंट हो, या इशू कोई और लार्ज मूवमेंट हो, या ऑर्गेनाइजेशंस हो, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस हो। आपको समझ में आया होगा, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस वो है जिसके अंडर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। जिस तरीके से छतरी के नीचे हम बैठता है, छतरी के नीचे हम चीज़ों को रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हिंदुस्तान में NAPM जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा इदारा है जिसके अंडर हिंदुस्तान के सारे ऑर्गेनाइजेशंस उसके अंडर, उसके अथॉरिटी में, कंट्रोल में आता है। इसीलिए उसको हम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, क्योंकि वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो काफ़ी लूज़ रखता है, जो भी आए और जाए। थैंक यू सो मच। आज हम यहीं पे रखेंगे, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा।